जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जितने भी साथी यहां पर जुड़ चुके हैं, सभी एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज के सेशन में हम जीके और जीएस के वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी परीक्षा डीआरडीओ में पूछे जाने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन है। यदि आप इसे मिस करेंगे तो आप सभी देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, आज के सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम कवर करने वाले हैं। तो सभी कैंडिडेट सेशन को शेयर कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट को मैंने ये क्वेश्चन जो है पिछले सेशन में प्रोवाइड किया था। तो मैं आप सभी से हर बार कहता हूं कि आप जो है क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करें। तो बहुत सारे कैंडिडेट ने इसका सही आंसर दिया है। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपका मनोबल बढ़ेगा, आपका जो है स्कोर भी इंक्रीज़ होगा और आप सभी यहाँ पर जो है जितने भी कैंडिडेट डिमोटिवेट हो रहे थे उनका जो है मोटिवेशन यहाँ पर बढ़ जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, यदि आप क्वेश्चन करेंगे और आप देख पाएंगे कि नेक्स्ट सेशन में उस क्वेश्चन का बिल्कुल आपने सही आंसर दिया है, खुद आपको जो है अपनी थिंकिंग को बढ़ावा देना है। और इस तरीके से जो है आप देखिए, आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट ने इसका जो आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही दिया। तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं सभी से कहूँगा कि एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी साथी उचित समय पर आ जाएँ। क्योंकि आप सभी यदि सेशन को मिस करेंगे तो आप सभी को परीक्षा में जो है कुछ प्रश्नों से यहाँ पर जो है हाथ धोना पड़ सकता है, यानी कि आप सिलेक्शन से हट सकते हैं। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा, और कल का सेशन आप बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि कल संडे है और कल का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण आप सभी के बीच लेकर के आऊँगा। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल सही आंसर दिया था। देखिए जैसे कि यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे, एक बार मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ। शैम्पू को जो है यहाँ पर यहाँ पर सेब को जो है आपका शैम्पू कहा गया। तो ये आपका सेब को क्या कहा गया? शैम्पू। और शैम्पू को आपको क्या कहा गया? शैम्पू को आपका यहाँ पर जो है दूध कहा गया। और दूध को आपका जो है यहाँ पर क्या कहा गया? दूध को आपको यहाँ पर कलम कहा गया। तो फ्रेंड्स, आप सभी यहीं तक सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि पीने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया। आप सभी जानते हैं पीने के लिए हम दूध का प्रयोग करते हैं, बट यहाँ पर दूध को कलम कहा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आप सभी ने दिया। बिल्कुल जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, और उसका PDF आप सभी को मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो आपसे भी यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आज के सेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न आपको 100% बता रहा हूँ कि एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। क्योंकि किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा गया है। तो जल्दी से फास्ट आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट यहाँ पर। बिल्कुल यहाँ पर वीडियो को जितने भी कैंडिडेट आते ही वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। बिल्कुल देख पा रहा हूँ मैं, बहुत सारे कैंडिडेट के यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं। और कुछ कैंडिडेट ने ऑफलाइन वीडियो पर भी कमेंट किए थे कि सर जो न्यू वैकेंसी आई है क्या हम उसमें फॉर्म डाल सकते हैं। तो बिल्कुल आप फॉर्म उसका भर सकते हैं। वो वैकेंसी अलग है डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 की, और ये जो वैकेंसी आई है आपकी 1061 वैकेंसी जो है इसमें, ये आपकी वैकेंसी अलग है। तो इसका एग्ज़ाम बाद में होने वाला है, बट इसका जो है डीआरडीओ सेप्टेम्बर टेक्नीशियन ए और जो आपका डीआरडीओ एसटीए पोस्ट के लिए है डिप्लोमा वालों के लिए, उसका एग्ज़ाम पहले होने वाला है। तो आप सभी उसका फॉर्म भी जरूर डालिए। यदि आपने यहाँ पर 10th और 12th किया है तो आप भर सकते हैं, ग्रेजुएशन है तब भी आप भर सकते हैं। उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो मैं आप सभी को और प्रोवाइड कर दूंगा। बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ आंसर आ चुका है सभी कैंडिडेट का। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आप सभी का, दामोदर हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। तो बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। और ये कहाँ कहाँ पर बहती है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप नाम से देख पा रहे होंगे, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर जो है बंगाल और झारखंड। तो ये आपको ध्यान रखना है, बंगाल और झारखंड में बहने वाली है। और यहाँ इसे बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो है बाढ़ जो है वो बहुत आती हैं, इसीलिए जो है इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। तो ऑप्शन बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही, जितने भी कैंडिडेट कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, बिल्कुल सभी कैंडिडेट तेज़ी के साथ आंसर करेंगे, क्योंकि टाइम को भी मैनेज करना है आप सभी को। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल, देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना पूछी गई है कि किस मॉडल पर आधारित थी। देखिए ये मॉडल आपसे पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन को गलत करने वाले हैं, बट यहाँ पर जो है आपको यदि क्लियर है तो आप बिल्कुल सही से आंसर करेंगे। बिल्कुल देख पा रहा हूँ मैं, कुछ कैंडिडेट का ए ऑप्शन आ रहा है, बट यहाँ पर कुछ ज़्यादातर कैंडिडेट सी ऑप्शन कर रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है हेरोड डोमर मॉडल हो जाएगा, हेरोड डोमर मॉडल हो जाएगा। ये जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो कि आप सभी जानते हैं 1951 से स्टार्ट हुई थी आपके 1956 तक। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी ये आपकी पहली वाली। अब देखिए सेकंड पूछी जाए तो आपको सेकंड जो पंचवर्षीय योजना थी वो आपके पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी।
तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि सेकंड वाली किस पर आधारित थी, तो वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और यहाँ पर जो है पहली जो थी जो कि आपकी कृषि पर आधारित थी, वो जो है आपकी हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी कैंडिडेट का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं, बहुत सही, सभी ने ज़्यादातर कैंडिडेट ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मध्य प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा और उड़ीसा हो जाएगा। बिल्कुल तेज़ी के साथ आंसर करेंगे। बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं, बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ आपको PDF प्रोवाइड किया जाता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको जो है PDF का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जो है आप सभी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल देख पा रहा हूँ मैं यहाँ पर, कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो 4 यहाँ पर जो है आंसर देख पा रहा हूँ मैं, आंसर आ चुका है। कुछ कैंडिडेट का यहाँ पर जो है बिल्कुल उड़ीसा आ रहा है, बिल्कुल उड़ीसा हो जाएगा यहाँ पर जो है। देखिए उड़ीसा है, बिल्कुल बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा जितने भी कैंडिडेट डी कर रहे हैं। और बॉक्साइट जो है वो किसका अस्क है, तो ये एल्युमिनियम का अस्क है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एल्युमिनियम का ये अस्क है। बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ। दूसरे नंबर पर आपसे पूछा जाए तो झारखंड हो जाएगा। देखिए बॉक्साइट का उत्पादन में यदि आपसे दूसरा राज्य पूछा जाए तो आपका झारखंड हो जाएगा। तीसरे नंबर पर कौन आता है, ये आपका पहले पर उड़ीसा हो जाएगा, दूसरे पर झारखंड हो जाएगा, तीसरे पर आपका आएगा गुजरात। तो ये आपको 3 यहाँ पर क्रम याद रखने हैं। बिल्कुल चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बिल्कुल सभी कैंडिडेट का बिल्कुल ज़बरदस्त, हाँ बिल्कुल यहाँ पर जो है आप सभी जो है उसका पेपर का आप सभी को मैं सिलेबस भी बता दूंगा। देखिए कुछ कैंडिडेट यहाँ पर सिलेबस की पूछ रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर न्यू जो वैकेंसी उसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा। देखिए यहाँ पर जो है देख पा रहा हूँ, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश पूछी गई है। सभी कैंडिडेट करेंगे। भारत के उच्चतम यानी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की जो प्रथम महिला न्यायाधीश यहाँ पर पूछी गई है, तो सभी कैंडिडेट यहाँ पर तेज़ी के साथ आंसर करेंगे। बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं, बी ऑप्शन आ रहा है, एम फातिमा बीबी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो जितने भी कैंडिडेट बी ऑप्शन दे रहे हैं, एम फातिमा बीबी हो जाएगा। बिल्कुल इनकी नियुक्ति कब की गई थी, तो फ्रेंड्स इनकी जो नियुक्ति थी वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, 1989 में की गई थी। 1989 में जो है ये सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है 1989 में, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जो कि ज़बरदस्त प्रश्न आपका, क्योंकि सुपर फास्ट करना है आपको और टाइम को भी मैनेज करना है। और अपने अंदर जो है आप पॉजिटिविटी रखें, जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे एग्ज़ाम के प्रति उतना ही अच्छा स्कोर आप एग्ज़ाम में कर पाएंगे। ये मत सोचिए कि हमारी तैयारी अभी कम है, आपको क्या करना है, तैयारी करते रहना है और रिवीजन भी करते रहना है साथ में। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, पॉजिटिविटी अपने अंदर लाइए। ये मत सोचिए कि इस बार हम क्लियर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये सोचिए कि हम क्लियर कर पाएंगे 100%, इस बार अपनी एक सीट ले पाएंगे। हर कैंडिडेट को यही सोचना है, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग यदि आपके अंदर होगी तभी आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। बिल्कुल यहाँ पर किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की, तो देख पा रहा हूँ मैं आंसर आ रहा है ऑप्शन सी ज़्यादातर कैंडिडेट का, बिल्कुल सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा इसका सही आंसर। बिल्कुल करेक्ट है आप सभी का सी ऑप्शन, बिल्कुल। तो फ्रेंड्स इन्होंने एक और यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि धनवानों का राजकुमार किसे कहा जाता है। धनवानों का राजकुमार भी मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा जाता है, और इन्होंने ही सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। दोआब में कई कर वृद्धि इन्होंने ही की थी। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, प्रशासनिक कार्य इन्होंने कई सारे प्रशासनिक कार्य किए थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। हाँ इन्हें जो है धनवानों का राजकुमार कहा जाता है, बिल्कुल सही। देखिए नेक्स्ट आपका भूकंप के दौरान कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, भूकंप के दौरान कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कॉस्मिक तरंगे, भूकंपीय तरंगे, पृष्ठीय तरंगे या ध्वनि तरंगे। देखिए यहाँ पर जो है आंसर कैंडिडेट का आ रहा है, कुछ कैंडिडेट यहाँ पर डी कर रहे हैं, डी नहीं होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, भूकंपीय तरंगे। भूकंप के दौरान कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो भूकंपीय तरंगे हो जाएंगे, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। बी ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट कर रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अब होगा कैसे फ्रेंड्स, देखिए ये जो तरंगे होती हैं वो कई प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती हैं, आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये इसके बारे में भी आपको यहाँ पर जो है नेक्स्ट दिखा देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर जो है इन्हें 3 श्रेणियों में रखा जाता है। तो ये भूकंपीय जो तरंगें होती हैं इन्हें 3 श्रेणियों में रखा जाता है। तो एक नंबर होता है प्राथमिक, या तो इसे प्राथमिक कहा जाएगा या फिर अनुदैर्घ्य तरंगे, ये आप सभी को ध्यान रखना है। प्राइमरी या लॉन्गिट्यूडिनल वेव हो जाएगा यहाँ पर।
नंबर सेकंड आपका अनुप्रस्थ अथवा गौण तरंगे। तो इस तरीके से भी एग्जामिनर आपको ऑप्शन दे सकता है, तो वो आपको ध्यान रखना है यदि आपसे पूछ लिया जाए। अब ऑप्शन में प्राथमिक दे दे या फिर अनुदैर्ध्य दे दे तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना होगा। नेक्स्ट 3 है आपका धरातलीय तरंगे। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, सरफेस ऑफ लॉन्ग पीरियड वेव्स, ये हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। इसका जो है तो भूकंपीय तरंग हो जाएंगे, तो इनको भी आपको नोट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। बिल्कुल ज़बरदस्त, यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट का बिल्कुल सही आंसर है, बट यहाँ पर कुछ कैंडिडेट ने जो है डी ऑप्शन भी किया है। तो ऐसा नहीं करना आपको, यहाँ पर आप गलती से कर सकते हैं, गलतियों को सुधारें, क्योंकि गलती करने से ही आप सुधारेंगे। इसीलिए तो मैं आप सभी से कहता हूँ कि बार बार कमेंट जरूर किया करें, हर प्रश्न का कमेंट जरूर किया करें, जिससे कि आपको ये अपना लेवल भी पता चल सके, और आप जितना प्रश्न सही करेंगे उतना ही आप पॉजिटिव रहेंगे। तो इसलिए आपको गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर सुधारने की कोशिश करें। तब आप क्वेश्चन का आंसर ही नहीं करेंगे तो आपको मालूम कैसे चलेगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और वीडियो के लास्ट में जरूर कमेंट करके वीडियो ऑफलाइन होने के पश्चात बताया करें सभी कैंडिडेट कि आपने आज कितने क्वेश्चन सही किए। राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 किन 2 स्थानों को आपस में जोड़ता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय राजमार्ग से एक प्रश्न आपको मिल सकता है एग्जाम में, तो ये आप सभी को नोट करना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसको बता दें फ्रेंड्स, इसको पहले जो है NH7 के नाम से जाना जाता था, तो NH7, इसी का जो नया नाम है NH44 है। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो आपके 30 महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ता है। कितने शहरों को? 30 महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ता है ये आपका। और आपसे एग्जाम में वैसे तो पूछी नहीं जाएगी, बट आप यहाँ पर जो है इसकी लंबाई भी आपको ध्यान रखना है, 3745 किलोमीटर जो है इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है। और यहाँ पर जो है बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ ए ऑप्शन करेक्ट आ रहा है कि श्रीनगर से कन्याकुमारी को ये जोड़ता है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से दक्षिण भारत के कन्याकुमारी को ये जोड़ता है। बिल्कुल सही आपका यहाँ पर जो है स्थापना 1988 में की गई थी इसकी। तो ये आप सभी को यहाँ पर इतना ही ध्यान रखना है, ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। बस आपसे पूछा जा सकता है कि इसका पुराना नाम क्या है, तो NH7 इसका पुराना नाम है। कितने शहरों को जोड़ता है? लगभग 30 शहरों को ये जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। सभी कैंडिडेट यहाँ पर जो है, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट कहने वाले हैं कि क्या क्वेश्चन डाला आपने, फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर जो है कंफ्यूज हो जाते हैं फ्रेंड्स इस प्रकार के क्वेश्चन को देख करके कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। कुछ कैंडिडेट क्या करेंगे, ऑप्शन बी लगाने वाले हैं, तो बट ऑप्शन यहाँ पर बी नहीं होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपका। बिल्कुल जितने भी कैंडिडेट ये ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए एक आध कैंडिडेट ने यहाँ पर जो है ऑप्शन बी भी किया है। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी जी थे, यानी कि 2015 में नीति आयोग को बनाया गया योजना आयोग की स्थापना के नाम पर। योजना आयोग जो था फ्रेंड्स आपका वो 1950 में गठन हुआ इसका। उसके बाद इसे समाप्त करके जो है नीति आयोग इसको बनाया गया। और इसके जो अध्यक्ष कौन होते हैं? वो आपके PM होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि इसका गठन कब हुआ? 2015 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी थे, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नीति आयोग के आपसे फुल फॉर्म भी यहाँ पर पूछी जा सकती है, तो वो आपको ध्यान रखनी है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है बिल्कुल। और इसमें जो है ये भी ध्यान रखना है कि नीति आयोग में जो है जब इसकी जो बैठक होती है इसमें कौन कौन से होते हैं, तो सभी राज्यों के CM होंगे आपके, प्लस जो है आपका UT यानी कि उपराज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के जो उपराज्यपाल वो होंगे। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। नीति आयोग की फुल फॉर्म याद रखनी है आपकी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, ये आपका हो जाएगा बिल्कुल सही। जितने भी कैंडिडेट बिल्कुल यहाँ पर जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था सभी का। देखिए स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव जो है वो कब संपन्न किया गया था? बहुत सारे कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर गलत करने वाले हैं, इसीलिए ये प्रश्न मैंने लिया है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, तो सभी कैंडिडेट जल्दी से आंसर करेंगे। स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव जो है कब संपन्न हुआ था? तो वेरी यहाँ पर देखिए मैं कह रहा था ना, कुछ कैंडिडेट यहाँ पर जो है क्वेश्चन गलत करने वाले हैं, तो ऑप्शन ए दे रहे हैं कुछ कैंडिडेट, बट यहाँ पर जो है ऑप्शन बी भी हो जाएगा सही, क्योंकि 1-2 कैंडिडेट यहाँ पर बी ऑप्शन कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। 1951-52 में जो है आपका प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ था, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 1951-52 क्यों होगा फ्रेंड्स? क्योंकि आपके अक्टूबर से जो है प्रथम आम चुनाव स्टार्ट हुए और आपके जो है
यहाँ पर जो है फरवरी तक आपका चुनाव चला, फरवरी 1952 तक। तो ये आप सभी को देखना है 1951 से अक्टूबर 1951 से ये लगभग 5 महीने ये चुनाव चले थे आपके। और जब लोकसभा सीटें की संख्या की बात करें तो 489 लोकसभा सीटें थी, क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव में कितनी लोकसभा सीटें थी, तो 489 लोकसभा सीटें थी। और प्रथम चुनाव आयुक्त भी यहाँ पर पूछा जा सकता है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रथम चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त। देखिए प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। तो ये आप सब यहाँ पर नोट जरूर करेंगे। एक बार मैं फिर से यहाँ पर जो है लिख देता हूँ, थोड़ी मिस्टेक हो गई है आपके। सुकुमार सेन करके ये बिल्कुल यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इतना ही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है फ्रेंड्स। और जितने भी कैंडिडेट ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। बिल्कुल यहाँ पर जो है कल का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कल का सेशन आप सभी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। देखिए मैं आप सभी से यही कह रहा हूँ, देखिए निम्नलिखित में से बिल्कुल दोनों के लिए डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हों या फिर आपके ITI के कैंडिडेट हो, दोनों के लिए ये सेशन एफिशिएंट है। आप सभी बहुत अच्छी तरीके से आपको जो है, यदि आप सभी जानते हैं इस बार जो है 2019 के बाद जो है क्वेश्चन का लेवल भी आपका वेरी करने वाला है, तो आप सभी को कोई भी प्रश्न यहाँ पर नहीं छोड़ना है। और आप सभी जानते हैं DRDO में जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, तो जितने भी कैंडिडेट नेगेटिव मार्किंग को लेकर के परेशान हैं, कमेंट करते हैं, तो बिल्कुल भी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपका नॉर्मलाइजेशन पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है इसका। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद है, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न आपका, कौन से राज्य में विधान परिषद है। आपका 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश। देखिए इसका जो ऑप्शन है वो बहुत ही ईजी दिया गया है, इसलिए आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट बिल्कुल सही कर रहे हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, आंध्र प्रदेश। बट आपको दे दिया जाएगा वहाँ पर जो हिंट घुमाने वाला, तो आप सभी वहाँ पर ध्यान रखना। अभी जो है फिलहाल की करंट की बात करें, 6 ही राज्यों में आपके वर्तमान में जो है 6 राज्यों में विधान परिषद है आपकी, 2 राज्यों में भी प्रस्तावित है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। अभी यहाँ पर जो है 6 ही राज्य हैं जिनमें आपकी विधान परिषद है। और विधान परिषद जो है विधानमंडल का उच्च सदन होता है, ये आप सभी को ध्यान रखना है, जो कि स्थायी सदन है। और इसका जो विधान परिषद का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। और उससे महत्वपूर्ण क्या क्वेश्चन बन सकता है आपका, देखिए इससे बन सकता है कि विधान परिषद का जो गठन का प्रावधान है किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल जो है आपका 171, तो ये आपको दिया गया है विधान परिषद के जो गठन है उसका प्रावधान इसमें दिया गया है। अब देखिए 6 राज्य कौन कौन से हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको कुटुंब यहाँ पर ध्यान रखना है, कुटुंब ये आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर जो के से मानेंगे आप कर्नाटक, यू से आपका उत्तर प्रदेश, टी से आपका तेलंगाना, ए से आपका जो है आंध्र प्रदेश, मैं से आपका महाराष्ट्र, बी से आपका बिहार। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, इन्हीं 6 राज्यों में आपका विधान परिषद है। तो आप सभी इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न बहुत खतरनाक है, सभी कैंडिडेट बताएंगे। देखिए यहाँ पर जो है किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल यहाँ पर कुछ कैंडिडेट कमेंट कर रहे हैं कि सर आप जो है कमेंट का रेस्पॉन्स यहाँ पर रिप्लाई नहीं देते हैं, यानी कि आप जो है खाली पढ़ाने पर फोकस रखते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए यदि मैं आपके क्वेश्चन को यहाँ पर जो है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपको, देखिए आप सभी से मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करें। यदि मैं आपकी कमेंट पर ध्यान दूंगा तो अच्छे से आपको यहाँ पर जो है क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा, उससे क्या होगा। बट उसके लिए भी मैं एक प्रॉपर तरीके से एक सेशन और तैयार कर रहा हूँ जिससे कि आपकी कमेंट को भी देख सकूँ अच्छी तरीके से। बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं कुछ कैंडिडेट का बिल्कुल सही आ रहा है, बट यहाँ पर कुछ कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। तो मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था, तो इसका राइट आंसर सी होगा। जबकि लोधी हो गया, खिलजी हो गया, तुगलक हो गया, इन सभी को जो है इस वंश के शासकों को सुल्तान कहा जाता था, बट यहाँ पर मुगल हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट, जितने भी कैंडिडेट सी ऑप्शन कर रहे हैं बिल्कुल सी ऑप्शन होगा। बिल्कुल यहाँ पर जो है किसने कहा अकबर को सुल्तान, नहीं बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जो है बिल्कुल देखिए बिल्कुल भारत के इतिहास में जो है सुल्तान की जो उपाधि है
शासकों द्वारा प्रारंभ की गई थी। किसके द्वारा? तुर्की जो शासक थे उनके द्वारा शुरू की गई थी। ये सुल्तान की जो उपाधि थी, तुर्की के जो शासक थे उनके द्वारा प्रारंभ की गई थी ये उपाधि। और सुल्तान की जो उपाधि प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? तो वो था, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो वो था आपका महमूद गजनबी। महमूद गजनबी। और जल्दी से यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे महमूद गजनबी जो है किस देश से था। जल्दी से यहाँ पर सभी कमेंट करेंगे। बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न था आपका। तो इसी प्रकार के प्रश्न जो है आपको परीक्षा में मिलने वाले हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपसे ना छूटे। देखिए ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़बरदस्त है, आपके सामने है कि बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी कैंडिडेट तेजी के साथ आंसर करेंगे। और यदि आपने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं आंसर आने लगा है। बिल्कुल यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का अलग आ रहा है, बट यहाँ पर सी ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट कर रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन जॉर्ज लेमेत्रे हो जाएगा इसका सही आंसर। ये बेल्जियम के खगोलीय वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जॉर्ज लेमेत्रे जो है जिन्होंने बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, जॉर्ज लेमेत्रे हो जाएगा इसका सही आंसर। कब दिया था ये? 1927 में आपको ये दिया गया था इनके द्वारा। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और आप सभी जानते हैं हमारे जो है इसके बाद जो है आपसे बिल्कुल यहाँ पर देखिए बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादक जो है आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। बिल्कुल यहाँ पर जो है सही कह रहे हैं कि विस्तृत बाह्य मंडल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ये प्रश्न आपसे अलग पूछा जा सकता है कि विस्तृत बाह्य मंडल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। विस्तृत का आपसे यदि पूछा जाए तो एडविन हब्बल हो जाएगा। ये आपका विस्तृत बाह्य मंडल का ये हो जाएगा। विस्तृत बाह्य मंडल सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे वो आपसे एडविन हब्बल हो जाएगा। बट इसका जो है बिग बैंग सिद्धांत आपसे पूछा जाए तो जॉर्ज लेमेत्रे हो जाएगा। बिल्कुल सभी यहाँ पर कैंडिडेट का बिल्कुल सही है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। उस निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है जिस पर कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न क्यों रखा गया है फ्रेंड्स, आप सभी देख पा रहे होंगे बहुत सारे कैंडिडेट इस प्रश्न का आंसर गलत करने वाले हैं। उस निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है जिस पर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है? तो फ्रेंड्स देखिए बहुत सारे कैंडिडेट सी ऑप्शन देंगे तो सी भी नहीं होगा आपका, ना ही आपका अक्ष होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर कक्षा दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आप सभी जानते हैं सूर्य तथा उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, जो अन्य आकाशीय पिंड है उसके समूह को क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो उसको जो सूर्य सौरमंडल कहते हैं और सूर्य के चारों ओर घूमने वाले निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है? कक्षा कहा जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। बिल्कुल सही है। यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का बी है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स। देखिए ये जो प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है कि रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बहुत इजी प्रश्न है, बट ले लिया है कि आप सभी को इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। देखिए यहाँ जो प्रश्न बनने वाला है कि वो ये बनेगा कि सबसे चमकीला, तो आपका शुक्र आंसर बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर डी ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। एक होता है आपका जो है भोर का तारा, वो भी आपका शुक्र को ही कहा जाता है। और जो है आपसे पूछा जाएगा कि सांझ का तारा, वो भी आपका शुक्र है। तो ये आपको सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। ये आपको यहाँ पर पृथ्वी की बहन, वो भी आपको शुक्र को कहा जाता है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। सूर्य के निकटतम दूसरा ग्रह शुक्र को कहा जाता है। तो ये आप सभी को इतने ही प्रश्न यहाँ पे ध्यान रखने हैं। एक ही प्रश्न से जो है अब आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि सूर्य के निकटतम दूसरा ग्रह कौन सा है, 4 ऑप्शन दे दिए, तो भाई साहब आपको ध्यान रखना है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। इस तरीके से क्रम भी
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो नेक्स्ट आपका नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं आपको, और जिनमें से 3 जो है वो एक समान है। बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। बिल्कुल आप सभी को सेशन पसंद आ रहा होगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में मिलने वाले हैं, और इसका PDF आपको विद सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। देखिए अब तक जो है जितने भी मैंने सेशन कराए हैं सभी का PDF आप सभी को प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो यहाँ पर जो है 3 समान है, एक जो है भिन्न है, तो आप सभी को बताना है। देखिए ताइवान जो है, तो देख पा रहा हूँ मैं बी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है सभी कैंडिडेट का। चीन जो है, बिल्कुल यहाँ पर जो है देखिए जापान की राजधानी टोक्यो, ईरान की तेहरान है, ताइवान की ताप्य है, जबकि यहाँ पर चीन की जो है वो चीन की राजधानी है मंगोलिया ना होकर के क्या हो जाएगी, चीन की राजधानी आपकी बीजिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। बाकी सभी सही हैं, जबकि सी जो है आपका सॉरी बी जो है वो आपका गलत है, तो इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत ही अच्छा सभी कैंडिडेट का। देखिए एक और प्रश्न यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है कि माले किस देश की राजधानी है, और आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। इस प्रकार के प्रश्न भी आपको मिलने वाले हैं, और आप सभी जानते हैं राजधानी को लेकर के, मुद्रा को लेकर के यहाँ पर जो है आपको डाउट रहता है। तो माले किस देश की राजधानी है, तो तेज़ी के साथ सभी फटाफट आंसर करेंगे जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जुड़े हुए हैं। बिल्कुल प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा उसके लिए आप सभी को, जितने भी कैंडिडेट परेशान हैं नई न्यू वैकेंसी को लेकर के। देखिए माले किस देश की राजधानी है, तो बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। नहीं ए नहीं होगा, मॉरिशस की नहीं है, बिल्कुल यही, इसीलिए तो ये प्रश्न डाला गया है आपका। किस लिए प्रश्न डाला गया है कि मालदीव की राजधानी है। माले जो है वो किसकी राजधानी है, मालदीव की है। तो मालदीव की होगी माले आपका, मालदीव की क्या होगी, माले। मॉरिशस की बात करें तो फ्रेंड्स मॉरिशस की जो राजधानी है वो आपकी क्या हो जाएगी, पोर्ट लुइस हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। लक्षद्वीप की आप सभी को ध्यान रखना है, लक्षद्वीप की राजधानी आपसे पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। कवरत्ती हो जाएगी इसकी, कवरत्ती। और मलेशिया की आपको ध्यान रखनी है, मलेशिया की राजधानी क्या हो जाएगी, ये भी आपका कवालमपुर हो जाएगी, कवालमपुर। बिल्कुल कवालालमपुर हो जाएगी इसका, मलेशिया की। मालदीव की माले, मॉरिशस की पोर्ट लुइस, लक्षद्वीप की कवरत्ती, और यहाँ पर मलेशिया की जो है कवालालमपुर हो जाएगी। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किसकी सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है। मैंने आप सभी से यही तो बोल रहा हूँ कि आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कल जो सेशन आने वाला है वो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो किसकी सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन का स्टूडेंट के साथ बिल्कुल यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं आप सभी जानते हैं, वैसे भी भारत की सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। तो यहाँ पर जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा कौन सी है, भारत और बांग्लादेश की सीमा जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। तो बिल्कुल यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं। और विश्व की प्रथम सबसे बड़ी सीमा पूछी जाए तो वो आपको ध्यान रखना है, अमेरिका हो जाएगा और कनाडा। अमेरिका और कनाडा जो विश्व की सबसे लंबी बड़ी साझा सीमा है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। अमेरिका और किसकी हो जाएगी, कनाडा की है। 5वें नंबर की हो जाएगी तो भारत और बांग्लादेश। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त, यहाँ पर तेज़ी के साथ आंसर करेंगे सभी। बिल्कुल PDF मिलेगा सभी को। निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। देखिए ये जो प्रश्न है यहाँ से 2 प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है पूर्व का स्कॉटलैंड,
तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट का बी ऑप्शन आ रहा है तो शिलोंग हो जाएगा। शिलोंग किसकी राजधानी है? तो मेघालय की राजधानी है ये। किसकी? मेघालय। शिलोंग किसकी राजधानी है? मेघालय की राजधानी है। और इसी को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसकी खूबसूरती जगह के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है शिलोंग में आपका क्या पाया जाता है? तो शिलोंग में एलिफेंटा फॉल झरना पाया जाता है। तो कौन सा झरना? एलिफेंटा फॉल करके जो है आपका एक झरना है वो पाया जाता है। उसकी खूबसूरती को देख करके जो है पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। इसकी जो तुलना खूबसूरती होती है यूरोपीय देश आपका स्कॉटलैंड से की जाती है, इसीलिए जो है इसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। तो एलिफेंटा फॉल झरना जो है यहाँ पर पाया जाता है। झरना की उस खूबसूरती को देख करके देखने लायक है आपका। बिल्कुल यहाँ पर जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। निम्नलिखित में से कौन सी जलसंधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सी जलसंधि जो है आपका अलग कर रही है? तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो सभी कैंडिडेट यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं कुछ कैंडिडेट जो है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 डिग्री जलसंधि हो जाएगी, बिल्कुल सही। तो डी ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर कर रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। देखिए 9 डिग्री या 10 डिग्री यही डाउट है आप सभी का। तो देखिए यहाँ पर जो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर डाउट को लेकर के हैं तो मैं उनका डाउट क्लियर कर दूं यहाँ पर। देखिए 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय को की जलसंधि है, जबकि 10 डिग्री अंडमान और निकोबार है। तो इसका सही आंसर क्या है? सी ऑप्शन होगा। इसीलिए तो ये क्वेश्चन आपका रखा गया है यहाँ पर। 10 डिग्री जल संधि हो जाएगी जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है, और 9 डिग्री किसको करेगी? तो यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ आप सभी। देखिए ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 9 डिग्री चैनल आपका लक्षद्वीप को मिनिकॉय से को अलग करती है। 8 डिग्री चैनल भी आपसे पूछा जाएगा, मिनिकॉय को मालदीव से अलग करती है। 10 डिग्री जो अंडमान को निकोबार से अलग करती है। ग्रेट चैनल सुमात्रा को निकोबार से अलग करती है। पाक स्ट्रेट तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करती है। तो ये जल संधियाँ आपको ध्यान रखनी है, भारत की प्रमुख जल संधियाँ हैं और यहाँ से प्रश्न आपका बनने वाला है। तो आप सभी इसे याद रखेंगे सभी कैंडिडेट। पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन पिछले वाले कैंडिडेट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का बिल्कुल सही आंसर आया था यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका बहुत ही जबरदस्त। देखिए मोतियों का शहर किसे कहा जाता है? अरे वो प्रश्न नहीं आने वाले भाई, रेड क्लिफ वाले नहीं आने वाले। अब भारत पाकिस्तान से ही लड़ते रहोगे सदैव। भारत ने तो वैसे भी पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए इस वर्ल्ड कप। ये जो वर्ल्ड कप है भारत के नाम ही होगा। बिल्कुल भी यहाँ पर सभी कैंडिडेट बिल्कुल सही है। मोतियों का शहर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हैदराबाद को कहा जाता है। देखिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। मोतियों का शहर हैदराबाद को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। सभी कैंडिडेट का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो है आपका तेलंगाना में मूसी नदी आपका जो है तेलंगाना में मूसी नदी के किनारे स्थित है। मोतियों का जो शहर है ये आप सभी को हैदराबाद हो जाएगा। हैदराबाद की मूसी नदी के किनारे स्थित है, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। बिल्कुल यहाँ पर जो है देखिए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी है जो आपके जो है। तो हैदराबाद को बसाया किसने था? ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हैदराबाद को जो है आपका क्वेश्चन मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूँ, क्योंकि जो प्रश्न आपका बनेगा वो ये भी बन सकता है कि हैदराबाद को किसने बसाया। तो ये 1551 ईस्वी में बसाया गया था। किसके द्वारा? तो मोहम्मद कुतुब शाह के द्वारा बसाया गया था। किसके द्वारा बसाया गया था? मोहम्मद कुतुब शाह। बिल्कुल मूसी नदी के किनारे है हैदराबाद, तेलंगाना की जो मूसी नदी है उसके किनारे। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, ये जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये आपको ध्यान रखना है। गुलाबी शहर आपसे पूछा जा सकता है, तो जयपुर को कहा जाता है। बुनकरों का शहर जो है आपको पानीपत को कहा जाता है।
अंतरिक्ष का शहर आपका बेंगलुरु को कहा जाता है। त्योहारों का नगर जो है मदुरै को कहा जाता है। महलों का जो शहर है वो कोलकाता को कहा जाता है। पर्वत की रानी जो है मंसूरी को कहा जाता है, मसूरी। और पूर्व का वेनिस जो है वो आपको कोची को कहा जाता है। और एशिया के अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। कर्नाटक का रतन मैसूर को कहा जाता है। तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी फैक्ट। चलिए आज के नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है और आप सभी से यही कहूँगा कि फ्रेंड्स ये प्रश्न का आंसर और एक और प्रश्न मैं आप सभी को देने वाला हूँ, उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। जितने भी कैंडिडेट वीडियो ऑफलाइन होने के पश्चात आंसर जरूर किया करें। इससे क्या होगा, आपका मनोबल बढ़ेगा, आप पॉजिटिव रहेंगे। तो किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? 4 ऑप्शन में से आपको एक सही आंसर चुनना होगा, उसको टाइप करना है ऑप्शन बी और उसका नाम लिख सकते हैं आप सभी। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे और मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ कि भारत का स्विट्जरलैंड जो है वो किसे कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड, तो ये प्रश्न आपका, ये दूसरा प्रश्न है, इसका भी आंसर बताएंगे। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है और भारत रत्न पुरस्कार किस प्रधानमंत्री को दिया गया है? तो सभी जो है कैंडिडेट इसका आंसर करेंगे बिल्कुल। यहाँ पर जो है देखिए नेक्स्ट जो वीडियो है, कल का सेशन आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और न्यू वैकेंसी के ऊपर भी आप सभी को कट ऑफ भी लेकर के आ जाऊँगा बिल्कुल। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हैं। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं पर जो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल के सेशन में आप सभी के लिए बहुत ज़बरदस्त प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।